हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीआईबी का काउंटडाउन आपने जरूर शुरू कर दिया होगा क्योंकि अब जो है 7 मई से सीआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं तभी हमें लगता है कि अब तो हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का जो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं और जो फ्री यूट्यूब में लाइव क्लासेस होती हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि जब सीआईबी का फॉर्म शुरू हो गया तो उनकी डेट्स क्या हैं और फीस कितनी जाएगी इस बार और आपको कितनी फीस देनी है। उसके साथ साथ आप इलेक्टिव कौन सा चुने, क्योंकि जेआईबी में तो ऑप्शन होता नहीं, सारे ही कंपलसरी पेपर होते हैं। तो आप इलेक्टिव कौन सा चुने, तो इसमें मैं अपने 16 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करना चाह रहा हूं। आप चाहें तो इसकी सलाह लेकर के उस तरह से कर सकते हैं और बाद में जब एग्जाम वगैरह दे रहे तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कि सलाह काम आई या नहीं आई। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो स्टार्टिंग है आपकी 7 मई से है और 13 मई तक कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं है। 14 मई से 20 मई तक नॉर्मल फीस के साथ प्लस 100 रुपीज देने हैं और 21 मई से 27 मई तक 200 प्लस आपको चार्जेस देने हैं। अब एक छोटी सी नज़र इस बात पे डाल लेते हैं कि जो आपका शेड्यूल है वो कैसा। देखिए, 7 मई को रजिस्ट्रेशन है, 7 जुलाई को फर्स्ट पेपर है आपका जो कि एबीएम के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 13 को है बीएफएम, 14 को है एबीएफएम। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस बार एबीएफ में केवल 1 डे मिल रहा है, तो इसको आपको अलर्ट होना होगा। और आपको 7 दिन फिर अगेन मिल रहे हैं बीआरबीएल के लिए जो कि जेआईबी का रेप्लिका सब्जेक्ट है। उसके बाद है इलेक्टिव। अब इलेक्टिव जब आते हैं तो इलेक्टिव आपके 5 है, कौन सा इलेक्टिव चुनना है आज का वीडियो इस बारे में भी है। इससे पहले हम आगे बढ़ें और ये देख लेते हैं कि जो फीस जाएगी एग्जामिनेशन फीस वो कैसे कैसे जाएगी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है या जिसके 4 अटेम्प्ट पुराने वाले पूरे हो गए हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस है वो है 5000 रुपीज। अब बात आती है कोई सेकेंड अटेम्प्ट देने आ रहा है तो सेकेंड अटेम्प्ट में ओनली आपको 1300 देने हैं और लगातार कोई भी अटेम्प्ट आप करेंगे 5th अटेम्प्ट तक आपको 1300 देने हैं। अगर कोई अटेम्प्ट आप मिस करते हैं तो उसकी कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। अगर आप नहीं फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें कोई भी फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये फीस भी हो गई हमारी और कितनी फीस जाएगी, कैसे जाएगी, इसके लिए आप कौन सा अटेम्प्ट है, इसके लिए आप जो आईआईबीएफ की वेबसाइट है उसमें आप लॉग इन करिए, उसमें सारी डिटेल्स आती है, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं असली मुद्दे की, इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा लें कि हमारा पेपर आराम से निकल जाए। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इलेक्टिव जो पेपर है हमारा उसके सब्जेक्ट की ओर। तो दोस्तों, बात करते हैं रूल्स एंड सिलेबस में। तो सिलेबस में जो हमारा पेपर है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 4 तो कंपलसरी पेपर है। हम आज बात कर रहे हैं जो इलेक्टिव पेपर्स हैं वो हैं कौन कौन से। सबसे पहली बात है रूरल बैंकिंग, एचआर, आईटी है, रिस्क मैनेजमेंट है और सेंट्रल बैंकिंग है। तो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा आप इलेक्टिव लें कि आपको ईजी रहे। तो पहले मैं कॉमन बताता हूँ। देखिए, जो लोग रूरल ब्रांचों में काम कर चुके हैं, सेमी अर्बन ब्रांचों में काम कर चुके हैं या ग्रामीण इलाका जो है वहां ब्रांचेस में काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए, और वो भी एक सीट पे नहीं 2-3 सीटों पे काम कर चुके हैं, तो उनके लिए रूरल बैंकिंग जो होता है वो ओके होता है। क्योंकि रूरल बैंकिंग से संबंधित पूरे काम जो है आपकी बैंकिंग में हो रहे हैं। खासकर से जो अगर आरआरबी या कोऑपरेटिव वाले बात करें तो उनके लिए भी बेस्ट रहता है। लेकिन फिर भी जो इनकी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को आपको एक बार ओवरव्यू जरूर लेना चाहिए। उस टेक्स्ट बुक में बेसिकली जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपका एग्रीकल्चर यूनिट में जो भी कुछ आपके बैंक में वहां दिया हुआ है वो सब कुछ वो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एचआरडी की। देखिए, आपको मालूम है कि एबीएम के जो बी मॉड्यूल है वो एचआर का है। प्लस अगर आपने एमबीए प्रॉपर तरीके से किया हुआ है और उसमें एचआर एक सब्जेक्ट रहता ही है बेसिकली, लेकिन आपने स्पेशलाइजेशन एमबीए एचआर में किया हुआ है तो वहां पर ये आपको जो एचआर में एचआरएम का पेपर है वो हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि एबीएम का बी मॉड्यूल आप लाइन टू लाइन बढ़िया करके तैयार करें। जितना बढ़िया करके ये एबीएम का बी मॉड्यूल करेंगे तैयार, उतने ही चांसेस आपके एचआर पेपर को निकलने के हो जाएंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में डिजिटल बैंकिंग को वही ले, एक तो जिसने जो है बीटेक या बीएससी या एमसीए किया हो, बीएससी बीटेक या एमसीए किया हो, वो भी किसमें, आईटी में किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो। इसके अलावा वो बैंक के किसी डिजिटल बैंकिंग के जो सेक्शन होते हैं वहां पर कुछ समय से काम कर रहे हो, तो जिसमें डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा होती रहती हो, उनको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो बहुत साफ सी बात है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट लेना चाहते हैं तो बीएफएम का बी&डी मॉड्यूल 100%, यहाँ तक कि मोर देन 100% आपको कवर करना चाहिए, समझना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा वो सब्जेक्ट है, जब आप इसको प्रॉपरली समझेंगे तो आपको जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पेपर है वो इजी लग सकता है। हाँ, ये न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल है, कोई हल्के में लेके इस टॉपिक को ना ले। न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कोई भी इसको हल्के में देख के ना ले, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं सेंट्रल बैंकिंग की। तो सेंट्रल बैंकिंग की अगर हम बात करें, बेसिकली जो लोग आरबीआई में असिस्टेंट या आरबीआई में ग्रेड ऑफिसर हैं, वो लोग आरबीआई वाले इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, क्योंकि उनके वहां दिन रात बात होती है किसकी, सेंट्रल बैंकिंग की बात होती है। तो ये मैंने बताया पांचों पेपर के लिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो अगर आप एचआर ले रहे हैं तो आपको एबीएम में हेल्प करेगा, और अगर आप एचआर ले रहे हैं तो वो आपको एबीएम में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ले रहे हैं तो वो आपको बीएफएम से हेल्प मिल जाएगी। तो बीएफएम और रिस्क मैनेजमेंट और एचआर और एबीएम, इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बनाइए और फॉर्म भरिए। और अगर थोड़ा सा भी झंझट नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने से काम बन जाए, तो उसमें आप रूरल बैंकिंग लेंगे, लेकिन रूरल बैंकिंग में जो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट बहुत है, तो वो फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इस सिलेबस में पूरा जो है जो टॉपिक्स हैं हमारे, उन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट दिया हुआ भी है कि क्या क्या हमारा जो है टॉपिक कवर किया जाएगा। और बात करें अगर कि स्टडी मटेरियल कोर्स की, तो उन्होंने कोई बुक नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा भैया इनके जो भी अपने पब्लिकेशंस हैं, जो भी मास्टर सर्कुलर आते हैं आरबीआई के, आईएफएफ विजन में जो लिखते हैं, बैंक वेस्ट में जो लिखते हैं, वो सारी मैगजीन जो भी बैंकिंग से संबंधित है उसको उन्होंने कहा है कि आप अप टू डेट रखिएगा, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया की बात रखें तो पासिंग क्राइटेरिया वही अगेन कि 45, 45, 45 और 45 ईच पेपर में आप लाएंगे, ठीक है। 45 और 45 ईच पेपर में आप लाएंगे, पांचों पेपर में। और एनी ऑफ द पेपर या 2-3 पेपरों में आपके 50 से प्लस मार्क्स हैं, तो वो मार्क्स आपके इधर एडजस्ट हो जाएंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं अगर आपके 4 पेपर में 45 आते हैं तो इस पेपर में आप 70 ले आइए तो आप पास होंगे। और कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, क्या ये रूल लागू होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। इसमें अटेम्प्ट का कोई नहीं है, उसमें लिखा हुआ सिंगल अटेम्प्ट में होना चाहिए। अब सिंगल अटेम्प्ट से मतलब क्या है, इस बार हम दे रहे सिंगल अटेम्प्ट है, अगली बार देंगे सिंगल अटेम्प्ट। सिंगल अटेम्प्ट में आपके ये जो चारों पेपर है एग्रीगेट में अगर पास होंगे तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सीआईबी के आने वाले एग्जाम के बारे में अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी तो 2500 का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है आपको लॉन्ग वैलिडिटी के साथ। आप जरूर अवेल कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।